कह रहे, अभी शुरू में आपने कहा मानक जी की वो जो मंदिर का चंदा डकैती वाला मामला वो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। सर ये मंदिर की डकैती है सर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो खजाना है वो लूट है, वो नरम पड़ गया आपके हिसाब से। अरे ठंडा पड़ गया बोला, नरम नहीं कहा, ठंडा पड़ गया बोला। नहीं तो कैसे गुप्ता है सर आप? मतलब भगवान राम का खजाना ठंडा पड़ गया, लूट मामला ठंडा पड़ गया। अरे ठंडा पड़ गया कि अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है ठंडा पड़ना किसे कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आसिम वकार भाई कमाल करते हैं आप भी। ठंडा पड़ गया से मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? मीडिया में, सोशल मीडिया में नेताओं की जुबान से मसला ठंडा पड़ता है, आप जानते हैं ये बात। नहीं तो आप लोगों ने क्यों ठंडा पड़ने दिया? सर आप तो जो कोल माइन घोटाला हुआ था, कोलगेट जो हुआ ही नहीं था, बेईमानी का घोटाला जो हुआ ही नहीं था कोलगेट, उसको तो आप लोगों ने ठंडा नहीं पड़ने दिया था। पूरा 3 साल तक आप रेले रहे थे कांग्रेस सरकार को। वो तो आपने 3 साल तक ठंडा नहीं पड़ने दिया था जबकि घोटाला ही नहीं हुआ था। और यहां तो इतना बड़ा घोटाला, गबन और लूट हुई है, इसमें आप कह रहे ठंडा पड़ गया। आप कैसे गुप्ता है सर? पर्सनल मत करिए आसिम वकार, पर्सनल मत करिए, ये राष्ट्र की बात है। अरे कैसे पत्रकार है सर? मैं पर्सनल बोलने पर आऊंगा तो क्या होगा? छोड़िए ना, पर्सनल नहीं करिए, मुद्दे की बात। अरे मैं तो उकसा रहा हूं, हमारे मुद्दे को गर्म रखते हैं उतना कोई नहीं रखता होगा। आपको भी पता है ये बात। पता नहीं आप ये सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं जब भी आते हैं। जिस तरह से भगवान श्री राम के खजाने की लूट इतिहास में लिखी जाएगी, वैसे ही आप लोग भी लिखे जाएंगे सर। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में असीम वकार ने गोदी एंकर मानक गुप्ता की बहुत ही गजब तरीके से रिलाई कर दी है। दोस्तों मानक गुप्ता ने डिबेट में गलती से कह दिया कि अब राम मंदिर का मुद्दा ठंडा पड़ गया है, अर्थात अब कोई भी नेता और मंत्री इस मुद्दे पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। जो मीटिंग होनी थी हो गई, जहाँ चोरी पकड़ी जानी थी पकड़ी जा चुकी है, अब मुद्दा चल रहा है इथेनॉल का। तो दोस्तों इस बात पर असीम वकार ने गोदी एंकर मानक गुप्ता को बहुत ही गजब तरीके से धोया है और कहा है कि आप लोगों के होते हुए आखिर ये मुद्दा ठंडा कैसे पड़ा, और भगवान प्रभु श्री राम के घर में चोरी हुई है, ये मुद्दा आप लोगों ने ठंडा होने कैसे दिया। दोस्तों असीम वकार ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार राम मंदिर के चोरों का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, उस प्रकार आप जैसे पत्रकारों और दलालों का नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा, जिससे बाकी जो प्रवक्ता आए हैं डिबेट में वो सभी हंसने लगे हैं और राजकुमार भाटी भी बहुत जोर से हंस रहे हैं ऐसी बातें सुनकर। दोस्तों पहली बार किसी ने डिबेट में गोदी एंकरों की ऐसी भयंकर धुलाई की है। दोस्तों दूसरी बात, असीम वकार ने राजकुमार भाटी से भी कहा है कि जिस प्रकार अखिलेश यादव अपने फंड से 17 मंदिरों में सोलर सेल लगवा रहे हैं, उसी प्रकार कितने मस्जिदों में उन्होंने सोलर सेल लगवाया इसका हिसाब मांगा है। और तो दोस्तों बहुत ही गजब की डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आते हैं खरी खरी कहते हैं, सभी का स्वागत। आसिम वकार से शुरू करते हैं आज। आसिम वकार थर्ड फ्रंट बनाएंगे क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ? अरे चंद्रशेखर साहब के साथ बनाएंगे या स्वामी साहब के साथ बनाएंगे या अखिलेश जी के साथ बनाएंगे, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक से और सही से टक्कर कौन दे सकता है। सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन कम से कम आपको एक बात ये उन लोगों से भी पूछना चाहिए थी कि AIMIM से किस बात की नफरत है। ठीक है समझिए। और आज आपको एक ब्रेकिंग देके जा रहा हूं। इस विधानसभा चुनाव के बाद थर्ड फ्रंट तो अखिलेश जी खुद ही बना देंगे। कांग्रेस भी अलग हो जाएगी, सपा भी अलग हो जाएगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो सारे सवाल इस तरह के हम ही लोगों से क्यों पूछे जाते हैं? क्या हम लोग को विदेशी नागरिक मान रहे हैं आप? और स्टार्टिंग हुई है, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले तो सवाल ये पूछ लूँ कि हमको आप बताते हैं बीजेपी की बी टीम, अखिलेश जी बताते हैं कि वो मुसलमानों के सारे वोट उन्हीं के साथ जा रहे हैं, मसीहा हैं वो। मैं आज एक लेटर मेरे हाथ लगा है, मैं भाटी जी से पूछूंगा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, खाली इस बात की जानकारी चाह रहा था। ये लेटर जरा सा एक बार दिखाइए कैमरे पर अपने, देखिए पढ़ दीजिए, देखिए पढ़ के सुना दीजिए। आसिम वकार पढ़ के सुना दीजिए, समझ नहीं आ रहा। यह लेटर अखिलेश यादव जी के लोकसभा सदस्य के पैड पर है, जिलाधिकारी कन्नौज को उन्होंने लिखा है। इसमें 17 मंदिरों के नाम लिखे हैं और उसमें अखिलेश जी जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि मेरी सांसद निधि से इन 17 मंदिरों को सोलर ऊर्जा से आप वो कर दीजिए, इस पर सोलर ऊर्जा लगा दीजिए। तो मैं भाटी जी से इसलिए शुरू में पूछे ले रहा हूं कि आपको हमारा 100% वोट मिलता है। ठीक है समझिए। बामन आपको वोट देता नहीं, ठाकुर आपको वोट देता नहीं, बनिया आपको वोट देता नहीं, और इन सारे मंदिरों पर आप सोलर लगा रहे हैं। तो क्या कोई लिस्ट आप ऐसी भी जारी करेंगे जिसमें आपने अपने कन्नौज क्षेत्र के 2-3-4 मस्जिदों पर भी आपने सोलर पैनल लगाने की सिफारिश की है या पैसा जारी किया है? जारी अगर है तो मुझे बता दीजिएगा यहां मैं, क्योंकि अगले टर्म में मेरा सवाल बदल जाएगा।
और दूसरी बात, थर्ड फ्रंट बनेगा नहीं बनेगा ये तो अभी आप लोग के सामने आ ही जाएगा। ओवैसी साहब तय करेंगे, चंद्रशेखर जी तय करेंगे, बाकी लोग तय करेंगे। अभी तो मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी को, आप कह रहे अभी शुरू में आपने कहा मानक जी की वो जो मंदिर का चंदा डकैती वाला मामला वो थोड़ा हल्का पड़ रहा है। सर ये मंदिर की डकैती है सर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो खजाना है वो लूट है, वो नरम पड़ गया आपके हिसाब से। अरे ठंडा पड़ गया। बोला मैंने, नरम नहीं कहा, ठंडा पड़ गया बोला। नहीं तो कैसे गुप्ता है सर आप? हैं? मतलब भगवान राम का खजाना ठंडा पड़ गया, लूट मामला ठंडा पड़ गया। अरे ठंडा पड़ गया कि अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आती है ठंडा पड़ना किसे कहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आसिम वकार भाई कमाल करते हैं आप भी। ठंडा पड़ गया से मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? मीडिया में, सोशल मीडिया में नेताओं की जुबान से मसला ठंडा पड़ता है, आप जानते हैं ये बात। नहीं तो आप लोगों ने क्यों ठंडा पड़ने दिया? सर आप तो जो कोल माइन घोटाला हुआ था, कोलगेट, जो हुआ ही नहीं था, बेईमानी का घोटाला जो हुआ ही नहीं था कोलगेट, उसको तो आप लोगों ने ठंडा नहीं पड़ने दिया था। पूरा 3 साल तक आप रेले रहे थे कांग्रेस सरकार को, वो तो आपने 3 साल तक ठंडा नहीं पड़ने दिया था जबकि घोटाला ही नहीं हुआ था। और यहां तो इतना बड़ा घोटाला, गबन और लूट हुई है, इसमें आप कह रहे ठंडा पड़ गया। आप कैसे गुप्ता है सर? पर्सनल मत करिए आसिम वकार, पर्सनल मत करिए, ये राष्ट्र की बात है। अरे कैसे पत्रकार है सर आप? मैं पर्सनल बोलने पर आऊंगा तो क्या होगा? छोड़िए ना, पर्सनल नहीं करिए, मुद्दे की बात। अरे मैं तो उकसा रहा हूं। हम हर मुद्दे को गर्म रखते हैं उतना कोई नहीं रखता। आपको भी पता है ये बात। पता नहीं आप ये सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं जब भी आते हैं। मुद्दे की बात करिए, अपना मुद्दा उठाइए जिसके लिए बुलाया गया है। सर मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खजाने की लूट की बात कर रहा हूं, आप बता रहे हैं कि मैं वायरल होने के लिए करता हूं। सर कमाल कर दिया आपने। पर्सनल मत करिए ना, मुद्दा उठाइए, जो मुद्दा उठाना है उठाइए, जो उठाना है उठाइए। सर जिस तरह से भगवान श्री राम के खजाने की लूट इतिहास में लिखी जाएगी, वैसे ही आप लोग भी लिखे जाएंगे सर। आप लोग भी लिखे जाएंगे, माफ नहीं किया जाएगा सर आपको। और अभी आपने एक बयान सुनाया योगी जी वाला, जो बता रहे थे हनुमान मंदिर में नमाज। सर इस तरह के बयान देने से फायदा नहीं है सर, क्योंकि अब एक मामला यह भी चलेगा कि जिनको भगवान हनुमान कहा जाता है, महाबली, उनको एक झंडा बीजेपी ने अपना पकड़ा के पार्टी का और अपनी गाड़ी के आगे नाच भी करा दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उस पर भी आप लोग चुप हैं सर, ये मुद्दा ही नहीं बना रहे। अरे कमाल है, हद है मतलब। लेकिन वो 2G स्कैम, 3G स्कैम आप दो। अरे मीडिया को ज्ञान मत दीजिए, कमाल है आप। मीडिया को मत सिखाइए। आप बताइए आप कैसे मुसलमान हैं? आप मुझे बताइए आप कैसे मुसलमान हैं? अभी भाटी जी से कह रहे हैं आपको 100% वोट मिलता है। हमारा से क्या मतलब? 100% वोट हमारा मिलता है, क्या मतलब? अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको मुसलमान सब वोट देते हैं। तो मैंने छोटा सा सवाल पूछा था कि उन्होंने मंदिरों में जो सोलर पैनल लगवाए हैं अपनी सांसद निधि से, क्या किसी 2-3 मस्जिदों में भी लगवाए हैं? उसका जरा एक लेटर जारी कर दीजिए। अब यह हमारी और भाटी जी के बीच की बात है। भाटी जी अगर होगा उनके लेटर तो जारी कर देंगे, लेकिन खजाने वाली बात, रामचंद्र जी के खजाने वाली बात तो हमारी और आपके बीच में है। आपने ये कैसे कह दिया मामला ठंडा हो गया है? आपको माफी मांगना पड़ेगी देश से सर। अरे आपको माफी मांगना पड़ेगा, हमको नहीं मांगना पड़ेगा। माफी आपको मांगना पड़ेगा। किससे? आसिम वकार, अभी आपने पहले से हार मान ली यूपी के चुनाव में, आपने ऐलान कर दिया कि बीजेपी जीतने वाली है। आपने कहा 27 के बाद देखिएगा अखिलेश जी खुद थर्ड फ्रंट बनाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब आप अभी से ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है उत्तर प्रदेश। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको पता है पहले से यूपी का नतीजा क्या है। आपको तो ये कहना चाहिए बीजेपी को हराएंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी जीत जाएगी, थर्ड फ्रंट अखिलेश जी बनाएंगे। कमाल है, पहले ही हार मान लिया आपने। नहीं सर वो वाली बात बाद में करेंगे, आप घुमाइए ना, पहले ये बात करिए, वो बाद में नहीं होगी, पहले यही बात होगी। आपने ये कैसे मान लिया कि बीजेपी जीत रही है? आपने ये कैसे मान लिया बीजेपी जीत रही है और अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाएंगे? मैंने कहा बीजेपी जीत रही है? मैंने कहा 27 चुनाव के बाद हो सकता हो कि बीजेपी हार जाए। आपको कैसे सुनाई पड़ गया? बाकी लोग बैठे हमको तो खुद ही फंस गए। आसिम वकार खुद ही फंस गए। देखिए कहां फंस गए? फंस गए। आपने कहा अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाएंगे, कैसे थर्ड फ्रंट बनाएंगे बताइए? 27 के बाद हारेंगे तो बनाएंगे। ये कहा मैंने, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी ये कहा मैंने? कहा इसको रिपीट कर। भाटी जी आप ही बोलिए, भाटी जी बोलिए, भाटी थर्ड फ्रंट पर बोलिए। आसिम वकार जो आपसे सवाल पूछ रहे, आरोप लगा रहे, उन पर बोलिए। नहीं, पहले मैं आसिम भाई के सवाल पे ही 2 बात बोल दूं कि समाजवादी पार्टी की ओर से मैं ये कह रहा हूं कि हमें मस्जिद भी प्यारी है, हमें मंदिर भी प्यारा है, हमें मुस्लिम भी प्यारा है, हमें हिंदू भी प्यारा है। हम दोनों की बहबूदी के लिए काम करते हैं, दोनों के विकास के लिए काम करते हैं, दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, उनमें नफरत नहीं फैलाना चाहते, जो कि कुछ पार्टियां करती हैं, जिसमें आसिम वकार भाई की पार्टी भी है और नईल कोहली जी की भी पार्टी है। दोनों पार्टियां हिंदू मुस्लिम कट्टरता की बात करती हैं। नहीं, कतई नहीं। इधर से बीजेपी कहती है मुसलमानों वाली पार्टी, आसिम वकार कह रहे हैं आप हिंदुओं वाली पार्टी। मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूं। अब आसिम भाई ने जो कहा कि वहां मंदिरों में लाइट लगाई है, ये बात नईल कोहली जी को समझा दें आप। ये तो हम पे आरोप ये लगाते हैं कि खाली कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करवा रहे थे, संस्थान की 4 दीवारी करवा ही नहीं रहे थे। ये तो खाली रमजान में बिजली देते थे, दिवाली पे बिजली देते ही नहीं थे, नवरात्र में देते ही नहीं थे। सच्चाई है कि हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, हमको दोनों से बराबर मोहब्बत है और ये दोनों पार्टियां आरोप लगाती रहती। अब आता हूं मैं फ्रंट की बात पर।
देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने एक बहुत मजबूत फ्रंट तैयार कर दिया है, और ये फ्रंट इस बार पार्टियों का फ्रंट नहीं है, समाजों का फ्रंट है। अखिलेश यादव जी ने पीडीए का मोर्चा तैयार कर दिया है। चुनाव बीजेपी वर्सेस पीडीए होगा। पीडीए समाज जो कि 90% बैठता है आबादी का टोटल, वो अखिलेश यादव जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है, समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहा है। समाजवादी पार्टी पार्टियां कौन कौन सी आपके साथ विश्वास कर रहा है। मैं कह रहा हूं, पार्टियों की हमें चिंता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, हमें समाजों की चिंता। जरूरत ही नहीं है पार्टियों की आपको। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अब जरूरत कह लो या चिंता कह लो। लीजिए, भाटी जी ने ऐलान कर दिया। अखिलेश प्रताप सिंह को लाइए जरा स्क्रीन पे। अखिलेश जी के लिए भाटी जी कह रहे हैं हमको जरूरत ही नहीं है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस और हम तो गठबंधन में ही हैं। अच्छा है, ठीक है, हम तो पुराने साथी हैं, हम तो मिलकर लड़ेंगे। वो तो अखिलेश जी बार बार बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी, अब अखिलेश जी तो हो गए नहीं, अखिलेश प्रताप जी और अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी बार बार बोल रहे हैं कि जो हमारे पुराने साथी हैं उनके साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। भाटी जी, ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, कई सीटों पर प्रभाव डालती हैं। ओवैसी जी हो गए, चंद्रशेखर हो गए, मायावती हो गई। ओवैसी जी की पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 0.5% के आसपास वोट मिला था उत्तर प्रदेश में 2022 में। 0.5, आधा %, 1 पे भी नहीं पहुंच पाए थे। और किसी पार्टी से हमें ना कोई नफरत है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है। देश में लोकतंत्र है, संविधान का राज है, हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो लड़ना चाहे स्वागत है सबका, सब आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपनी पॉलिसी पर चल रहे हैं। पर ओवैसी जी को ले सकते हैं क्या गठबंधन में? अगर ओवैसी जी ये घोषणा करें कि हम समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के नारे में विश्वास करते हैं और पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम हिंदू मुसलमान के बीच भेद नहीं करते, तो उनका स्वागत है। हमें तो जो जिस बात पे हमारी बीजेपी से नाराजगी है, बीजेपी से विरोध है, उसी बात पे हमारी एआईएमआईएम से नाराजगी है। भाटी जी, आपको तो ये थर्ड फ्रंट तोड़कर इनकी पार्टियों को इंडिया गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए भाटी जी, अखिलेश जी को? क्योंकि जितना ये फ्रंट बड़ा बनेगा उतना नुकसान आपका होगा। नहीं, ये फ्रंट हर चुनाव में बनते बात तो सही है। और हर चुनाव में प्रयास करते हैं और उनका हक भी, उनका अधिकार भी है। मैं ना कोई उनके इस प्रयास पे कोई प्रशंसा लगा रहा हूं, ना उसके विरोध कर रहा हूं। हम अपनी ऐसा ना पॉलिसी हो पे भाटी जी, ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी के नेता विनोद जी है ना, वो पहुंच गए थे मायावती के घर के बाहर, बड़े नेता, वो तो प्रभारी बना दिया गया राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम तो इंचार्ज हो गए उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे की जगह। तो ऐसा ना हो कि भाटी जी कांग्रेस पार्टी इन सारी की सारी पार्टियों को लेकर अलग ही एक थर्ड फ्रंट बना ले। नहीं, हमारे कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बीच में अच्छी आपसी समझ है, आपसी सहमति है और मुद्दों पर, घोषणा पत्र पर हम एक मत हैं। हमारे नेताओं के बीच अच्छा तालमेल है। बिहार जैसा तो नहीं होगा भाटी ऐसी जी? कोई संभावना है नहीं। बिहार जैसा तो नहीं होगा कि आखिरी वक्त तक जो सीटों का ही तय ना हो और फिर बाद में फ्रेंडली फाइट कर लो बीच सीटों पर? बहुत जल्दी, 1-2 महीने में ही, बहुत जल्दी ही सीटों का भी तय होने वाला, प्रत्याशी भी तय होने वाला। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, पराजय काल विपरीत बुद्धि किसे कह रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी जब जब जनता के मुद्दों पर घिरते हैं, जब जब सरकार की विफलता पर घिरते हैं, जब उनसे जवाब देते हुए नहीं बनता है, तो वो सांप्रदायिकता उभारने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के मसले ले आते हैं। अब वो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो एक इतना कोरा झूठ बोल रहे हैं, इतना सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई थी, जबकि इस तरह की कोई घटना इतिहास में कभी हुई नहीं है किसी के भी शासन में। तो योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिरी हुई है और ये रोज रोज सबूत मिल रहे हैं कि ये सरकार के संरक्षण में राम मंदिर के धन में डाका डाला गया है और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े लोग इसमें फंस रहे हैं। 8 उस पर काम करने वाले, जो नौकरी पे काम करने वाले, जो किराए के चोर थे, उन 8 छोटे छोटे चोरों को जेल भेज गए और ये सोच रहे हैं कि हमने मामला निपटा दिया। जनता के दिल से मामला निपटा नहीं है। विपरीत बुद्धि का क्या मतलब है? पराजय काल तो समझ में आ रहा है। विपरीत बुद्धि यही तो होती है जब इन्हें पराजय दिखाई दे रही है, जब इन्हें हार दिखाई दे रही है, तो इस तरह के उलझुल बयान दे रहे हैं। अच्छा, कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाई गई थी, टिन्नू यादव की 980 बार अखिलेश यादव जी से बात हुई थी, फोन पे लगातार टच में थे। तो फिर ये अविनाश पांडे, ये अविनाश शुक्ला और ये पांडे और मिश्रा, ये किसके टच में थे? अगर अखिलेश जी के टच में था वो टिन्नू यादव, तो टिन्नू यादव फोन पे तो अखिलेश जी से बात करता रहता था। चोरी करने का टाइम किस समय मिलता था उसे? अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का काम करने का टाइम कम मिलता था। अच्छा, ठीक है, ओके। अब नलिन कोहली और अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहे हैं। ओके, नलिन कोहली और अखिलेश प्रताप सिंह। नलिन जी, पहले आप। नलिन जी, सही है भाटी जी का सवाल, हमें तो याद नहीं पड़ रहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी विपक्ष ने नमाज पढ़वाई हो। योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी ने कहा है तो उनको जानकारी पे ही कहे होंगे, क्योंकि योगी जी बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। और दरअसल मैं तो इस बात से क्या कहें, भगवान श्री राम की क्या माया है, क्या कृपा है। कल तक जो भगवान श्री राम को याद नहीं करते थे, आज सब भगवान श्री राम और मंदिर की चिंता कर रहे हैं। अब अखिलेश जी की पार्टी का ही देख लीजिए आप, भाटी जी है यहाँ, भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बने, उसके लिए कभी तो मांग समाजवादी पार्टी से आई नहीं। जो कार सेवक उस मांग को करते थे उन्होंने गोलियां खाई। आज हिंदू और मुसलमान की भाईचारे की बात हो रही है, भगवान श्री राम के मंदिर की चिंता हो रही है। चिंता करने से पहले ये सोचना चाहिए कि कंप्लेनेंट कौन है, ट्रस्ट है। एसआईटी ने तुरंत जो है, जो लोग असली चोरी कर रहे थे उनको पकड़ा। जांच तो पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हो जाएगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगे। हम सब आहत हैं, इस बात पर हम एक हैं, चाहे अखिलेश जी हो अपने कांग्रेस पार्टी के, चाहे अखिलेश जी हो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाटी जी हो उनके प्रवक्ता, जो भी है, हम जिस मर्जी राजनीतिक दल से हो, इस बात पर एक है कि भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी यदि हुई है, चोरी जो हुई है, यदि नहीं जो हुई है, उस चोरी में जो भी जुड़ा है
चाहे उसने चोरी की या जिसने उसको छिपाने की बात की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कंप्लेनेंट ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी यही चाहती है, हम सब यही चाहते हैं। जांच पूरी नहीं हुई और इस ने ये तय कर दिया, खत्म कर दूं जरूर मानक जी, और जांच खत्म हो जाए, सारी चीजें आएंगी। जांच के लिए कोई रुका नहीं, अटकलें लगा रहे। अब मैं 3 राजनीतिक दलों की बात करूं, मैंने तो कहा कि समाजवादी पार्टी ने तो गोलियां चलाई कार सेवकों पे। अब सोमनाथ भारती जी मेरे सहयोगी हैं, हम लोग दोनों कोर्ट में रहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता, उनकी तो नानी केजरीवाल जी के स्वप्न में आई कि भैया जहां बाबरी मस्जिद था वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए था, अब रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए। अब कह रहे जी हम वहां पर पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे। तो मैं मानता हूं कि प्रायश्चित का एक अच्छा समय आ गया है, सब जो है प्रायश्चित कर रहे हैं और भगवान के सामने प्रायश्चित करना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वकार साहब भी भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं, वो चिंता जता रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो राम राज्य की बात हम करते हैं उसकी शुरुआत ऐसे ही होता है जब जो विपक्षी दल भी जो विरोध करते हैं, भाजपा का, विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, वो भी आज भगवान श्री राम की चिंता करे, तो ये बहुत अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने तो उन्हें काल्पनिक कह दिया था हालत अच्छा, नलिन जी आप सवाल पूछूं? तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी भी राम मंदिर में सवाल पूछूं? अब जो है चिंता जता रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने अभी 2-3 बार ये कहा कि इसमें कंप्लेनेंट जो है वो ट्रस्ट है, जैसे आप श्रेय ले रहे हैं कि आपने चोरी पकड़वाई है। नलिन जी आपने चोरी नहीं पकड़वाई है, मैं श्रेय नहीं ले, ये नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये चोरी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने, उनके स्थानीय पूर्व विधायक ने, उन लोगों ने पकड़वाई है। सबसे पहले उन्होंने पब्लिक किया है, जिसके बाद क्या बात है सर, क्या बात है सर, मीडिया ने शोर मचाया तब एफआईआर करनी पड़ी, और उनका धन्यवाद है ना। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह भाई, इसके बाद देता हूं, एक अकाउंट फिर ले लेंगे। अखिलेश जी ऐसा लग रहा है नलिन कोहली तो बड़े कंफर्टेबल हैं, इतने सहजता से वो राम मंदिर चोरी चढ़ावा के मुद्दे को डील कर रहे हैं। और ये जो मुझे तो ये भी लग रहा है थर्ड फ्रंट जो बनने की सुगबुगाहट है, इसके पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है अखिलेश जी? देखिए, थर्ड फ्रंट मतलब बीजेपी की तीसरी टीम। हाँ, ये सही है, बीजेपी की तीसरी टीम बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है। हाँ, और वो नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रही है। व्हाट्सएप आ गया है, आप बता रहे हैं कि मामला राम मंदिर का ठंडा पड़ गया है, इसका मतलब संदेश आ गए हैं कोई ठंडा नहीं पड़ने वाला है, भगवान राम के यहाँ चोरी करोगे मामला ठंडा हो जाएगा। और ये जो भाजपाई है ना मानक जी, ये सिर्फ लूट और झूठ के लिए राम का नाम लेते हैं। पहले चंदा खाए 10 साल तक 1400 करोड़ रुपए, अब चढ़ावा खा रहे हैं। जमीनों का घोटाला कर रहे हैं, ये जहां है कहीं भी देख लीजिए, बद्रीनाथ में लूट लिए, केदारनाथ लूटे ही थे, पूरी की भी सूचनाएं हैं। ये तो किसी को नहीं छोड़ सकते ना, ये देश लूट डाले हैं इनको। तो आप जिनका मैंने कहा है कि ये सिर्फ लूट और झूठ, दिन भर बोलना और कल कैसे बोलना उसके लिए लगे रहते हैं। ये एक एक पाई लूटे हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि मोदी जी जिन्होंने इस ट्रस्ट को बनाया, जिसके मेंबरों का चयन किया, वो केंद्र की सरकार और मोदी जी क्यों खामोश है? कि ट्रस्ट के लोग क्यों अभी बने हुए हैं? इसीलिए बना था ट्रस्ट, लूटने के लिए। सबको पता था जब बन रहा था मानक जी, आप मेरा उस समय का भी निकाल के वीडियो देखिए, मैंने तभी भी कहा था ये चंदा खाए हैं, चढ़ावा खाने के लिए मंदिर में आ गए। कभी भी राम मंदिर की लड़ाई नहीं लड़े, कभी भी किसी भी प्रकार से। पालनपुर में प्रस्ताव पास किए थे कि हम अदालत के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, बीजेपी ने। 2 बार इनकी सरकारें आई और लोगों ने कहा कि आप अध्यादेश ला दीजिए, कानून बना दीजिए राम मंदिर पे। आप इतना लड़ते थे, नहीं, तुम कुछ नहीं किया। अदालत ने फैसला दिया और फैसला अदालत का, उसमें कोई बीजेपी का योगदान नहीं, कोई बीजेपी उसमें पार्टी नहीं। लेकिन वहां पे पता है कि भगवान राम के मंदिर में निर्माण से लेकर के चंदा चढ़ावा में बहुत रुपया आएगा। उसको संघ का कार्यालय स्वरूप वहां बनाया। आप गए थे नहीं कवरेज में? जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था मानक जी, नहीं, सारे खंभों पे किसकी फोटो में लटकी थी? किसकी? वीडियो निकालिए, आरएसएस के उन 2 नेताओं की। अच्छा अखिलेश एक बात बताइए, क्यों हिला डाला ना, एक बात बताइए, जब आप बीएसपी को अपने गठबंधन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी फोटो आपके नेता मायावती जी के यहाँ चले गए थे, जब आप कोशिश कर सकते हैं बीएसपी को अपने गठबंधन में लाने की, तो ये थर्ड फ्रंट ओवैसी जी क्यों नहीं बना सकते भाई? वो भी तो कोशिश करेंगे। आप उनको कह रहे हैं बीजेपी का थर्ड फ्रंट है, ये बीजेपी की बी टीम है, तो कौन मना कर रहा है? बनावे। हाँ, हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम मना करें थोड़ी कर रहे हैं। बनवा दीजिए, हमें आप बनवाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बनवाइए, आप इसमें इनिशिएटिव लीजिए, इसका क्रेडिट लीजिए, आप बनवाइए, ये काम आप कर भी सकते हैं, करके आइए, हमें क्या। नहीं तो ओवैसी जी को ले लीजिए ना, एक ही गठबंधन बना लीजिए अखिलेश जी, बीएसपी को भी ले आइए। सुनिए ना, एक महागठबंधन सही मायनों में यूपी में कांग्रेस पार्टी बना सकती है अखिलेश जी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है देश की। इंडिया गठबंधन केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है, बनाइए ना गठबंधन। आप सुनिए मानक, हाँ, देखिए बहस हो रही है, इंडिया गठबंधन की हो रही है। इसका मतलब हमसे भयभीत है सत्ता, हम सत्ता में आने वाले हैं, ये अपने आप में माइंडसेट बता दिया। दूसरी बात मानक जी, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं वो सबके हमारे भी हैं, सबके हैं, सत्ता में पदेन मुख्यमंत्री सबके हैं, हमारी जो भी विचारधारा भिन्न हो। लेकिन क्या जो भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बोली जा रही है, क्या वो एक सीएम की मर्यादित भाषा कही जा सकती है? परेशान है।
अखिलेश जी बताइए ना, थोड़ा कुछ तो बताइए। आप तो यूपी से आते हैं अखिलेश जी, कुछ तो बताइए। ओवैसी जी को, मायावती जी को, इनको ले लीजिए ना, चंद्रशेखर आजाद को लेंगे क्या इनको अपने गठबंधन में? आप बोलिए वहां में, आपको आप ही को अपना क्या मेडिएटर बना दें, बात करने वाला। आप बैठे बात करिए। बैठे हैं आसिम बकार, बात कर लीजिए। नहीं आइए आइए, ले लीजिए, हमने अपना काम कर दिया, आपको एक मंच पर ला दिया। देखिए, टीवी के मंच से राजनीतिक जिम्मेदारियां निर्धारित नहीं होती हैं। टीवी के मंच से ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबकी अपनी विचारधारा है, विचारधाराओं के बीच में बातचीत होती है। कैसे क्या होना, आप ले आइए। मतलब दरवाजा खुला है ना आपका? कहां ले जाना चाहते हो ले आइए, आपका दरवाजा खुला है ना। जिसको वही, अरे आप खामखा इसी को कहते हैं। वो क्या आना चाह रहा है, आप उसकी पैरोकारी कर रहे हैं। आप क्यों खामखा बन रहे हैं? खामखा इसी को बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ललित कोहली जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। तो आप उनके बिहाफ पे बात करिए, तो आप खामखा क्यों बन रहे हैं? ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे